अस्सलाम। आज हमारा टॉपिक है माइट्रल रिगर्जिटेशन। माइट्रल स्टेनोसिस से पहले हमने पढ़ा था माइट्रल रिगर्जिटेशन। माइट्रल रिगर्जिटेशन जो है वो क्या होती है। माइट्रल, सबसे पहले तो माइट्रल वाल्व का पता होना चाहिए। हार्ट की जो एनाटमी है उसका अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ। लेट सपोज ये हमारा हार्ट है, ठीक है। इसमें ना 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। 2 चैम्बर्स होते हैं ऊपर वाली साइड पे, ठीक है। एट्रिया, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है। उसके बाद जो नीचे होती हैं ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। और 4 ही वाल्व्स होते हैं, 4 चैम्बर्स हैं, 4 ही वाल्व होते हैं। कौन कौन से वाल्व होते हैं? बिटवीन दी राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल जो वाल्व होता है उसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ट्राइकस्पिड कहते हैं, इसमें 3 कस्प होते हैं ना, उस बेस पे इसका नाम होता है। दूसरा जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में वाल्व होता है उसको माइट्रल वाल्व कहते हैं, या फिर बाइकस्पिड वाल्व भी इसको कहते हैं। उसके बाद जो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान में वाल्व होता है उसको कहते हैं सेमिलुनर वाल्व, ठीक है। उसके बाद होता है लेफ्ट वेंट्रिकल और अयोर्टा के दरमियान में एक वाल्व होता है जिसको अयोर्टिक वाल्व कहते हैं, ठीक है। वो आगे ब्लड को फ्लो करता है टुवर्ड्स दी बॉडी टिश्यू लेवल तक। उसके बाद जी हमारे पास ना माइट्रल रिगर्जिटेशन जो है वो एक वल्व्यूलर डिजीज़ है, मिट्रल वाल्व की डिजीज़ है। बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल जो वाल्व है मिट्रल वाल्व, उसकी डिजीज़ है। क्या होता है कि नॉर्मली इन्फीरियर वेन, ये सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारे राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम से वो जाता है, जब ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होता है तो राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो लंग्स में जाता है, वहाँ से ऑक्सीजनेट होता है थ्रू दी पल्मोनरी वेन्स, वो लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से थ्रू दी एयोर्टा पूरी बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड सर्कुलेट करता है। लेकिन जब हमारे पास हमने माइट्रल स्टेनोसिस पढ़ी थी कि इस वॉल्व के अंदर जब स्टेनोसिस तंग हो जाता है तो अच्छे तरीके से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड फ्लो नहीं कर रहा होता, ठीक है। वो तो स्टेनोसिस थी ना। स्टेनोसिस मतलब नैरविंग हो जाना, नैरो हो जाना उसका वॉल्व का। अब रिगर्जिटेशन क्या है? रिगर्जिटेशन का हमने माइनर साथ देखा था। रिगर्जिटेशन बैक फ्लो होता है। रिगर्जिटेशन में क्या होता है और किस वजह से ये होता है, ये सारी डिस्कस करेंगे। रिगर्जिटेशन जो होता है ना, ये जब हमारा वॉल्व जो होता है वो अच्छे तरीके से क्लोज नहीं हो रहा होता, ठीक है। क्लोज नहीं वॉल्व हो रहा होगा, ओपन रह जाएगा वॉल्व, जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम के अंदर बैक फ्लो होगा। उस बैक फ्लो की वजह से जो है वो हमारे बॉडी तक अच्छे तरीके से ब्लड नहीं पहुंचेगा। लेफ्ट एट्रियम का साइज़ बढ़ जाएगा, उसके अंदर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। ये सारा डिटेल में डिस्कस करते हैं। उसके बाद इसकी क्या क्या कॉजेज़ हो सकती है, मतलब माइट्रल रिगर्जिटेशन किस वजह से हो सकती है। आप जब पेशेंट की हिस्ट्री लेते हो तो वो आपको कौन कौन सी जो है वो बता रहा होता है कि हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें बता रहा होता है, मतलब कौन कौन सी इसकी कॉजेज़ हैं। उनकी कॉजेज़ को देखते हैं। माइट्रल रिगर्जिटेशन की जो कॉजेज़ होंगी वो कौन कौन सी हैं। माइट्रल रिगर्जिटेशन की कॉजेज़ आपने जो है वो जब पेशेंट की हिस्ट्री लोगे, पेशेंट से ये पूछना है कि आपको कभी रूमेटिक फ़ीवर तो नहीं हुआ था, कभी मतलब कोई आपको थ्रॉट स्टेप थ्रॉट तो नहीं हुआ, ऐसा कोई इशू, या फिर फ्रेंजाइटिस वगैरह ऐसा कोई मसला तो नहीं हुआ। इसके बाद जो है वो मतलब इसकी कॉजेज़ में आप लिख सकते हो कि एक्यूट रूमेटिक फ़ीवर हो सकता है, ठीक है। एक्यूट रूमेटिक फ़ीवर, रूमेटिक डिजीज़, स्टेप्टो ग्रुप ए स्टेप्टोकोकस की जो डिज़ीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ हो सकती है। ऑटो इम्यून डिजीज़ में SLE आ जाती है, जॉइंट इन्फ्लेमेशन वगैरह। इसके अलावा MI, ठीक है। इसके अलावा इस्कीमिक और इन्फॉक्शन हो सकती है पपिलरी मसल्स की। पपिलरी मसल्स जो होती हैं वो कहाँ पर होते हैं? ये लेफ्ट एट्रियम है ना, लेफ्ट एट्रियम का यहाँ पे पपिलरी मसल्स, ये देखें, ये लाइक एट्रिया है और ये आपका वेंट्रिकल है ये वाला। तो यहाँ पे आपके ये माइट्रल वाल्व है। माइट्रल वाल्व के ऊपर ये ना, वाल्व के ऊपर ये रिंग होगी जिसको हम कहेंगे एनुलस रिंग है। और यहाँ पे पपिलरी मसल्स होती हैं ना, थ्रू दी पपिलरी मसल्स कॉर्डी टेंडनी अटैच होते हैं। कॉर्डी टेंडनी और ये पपिलरी मसल्स है, इसके साथ कॉर्डी टेंडनी, और कॉर्डी टेंडनी जो है ये इन फ्लैप ऑफ मसल्स की, इन फ्लैप्स के साथ मसल जो वाल्व के फ्लैप है उनके साथ अटैच हुई होगी। और जब इन कॉर्डी टेंडनी के अंदर कोई मसला आएगा, मतलब ये लॉस हो जाएंगे या फिर वेंट्रिकल का साइज़ बढ़ेगा, तो उसकी वजह से ये कॉर्डी टेंडनी भी इफ़ेक्ट होगी। उसकी वजह से भी आपका जो वाल्व है उसके अंदर मसला आएगा, वो अच्छे तरीके से क्लोज नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से बैक फ्लो होगा, रिगर्जिटेशन होगी, ठीक। इसके अलावा जो है वो मतलब हमारे पास जो और कॉजेज़ होती हैं उसमें और कौन कौन सी कॉजेज़ हैं।
इसमें तो हमने बता दिया ना कि ये एक्यूट रोमैटिक फीवर की वजह से, SLE की वजह से, MI की वजह से भी हो सकता है, कि हो सकता है MI में ये हार्ट फेलियर होता है ना, मायोकार्डियल इंफार्क्शन जो होता है उसको हार्ट फेलियर कहते हैं। इसमें ऐसा ही होता है ना कि जो पेशेंट के पेपिलरी मसल्स होते हैं या कार्डिक मसल्स जो होते हैं वो वीक हो चुके होते हैं। जब मसल वीक होंगे तो जाहिर सी बात है वेंट्रिकल भी इफेक्ट होंगे, और वेंट्रिकल्स के साथ कॉर्डी टेंडनी वो भी इफेक्ट होंगे, और इसकी वजह से जो है वो वाल्व भी इफेक्ट होगा। इसके बाद जो है वो पेपिलरी मसल्स की इन्फाक्शन इस तरह से करके भी लिख सकते हैं, या फिर डायलेशन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल की अगर डायलेशन हो जाती है, या फिर मिट्रल वाल्व रिंग जो होती है उसकी उसमें कोई मसला आ जाता है तो उसकी वजह से भी जो है वो ये मिट्रल रिगर्जिटेशन देखने को मिल सकती है, या फिर किसी क्रोनरी आर्टरी डिजीज़ की वजह से या कार्डियोमायोपैथी की वजह से। उसके बाद जो है वो हमारे पास एक इसकी रीज़न होती है जिसको हम कहते हैं मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स। मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स, इसका एक नाम और होता है फ्लूपी है या फ्लूप है मिट्रल वाल्व, ठीक है। अच्छा, मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स, व्हाट इज प्रोलैप्स? प्रोलैप्स का क्या मतलब होता है? प्रोलैप्स बेसिकली आपके जो वाल्व होते हैं ना, जब वो वाल्व वीक हो जाते हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा उनका साइज़ इनलार्ज कर जाता है, तो वो क्या कर जाते हैं, वो बल्ज कर जाते हैं लेफ़्ट एट्रियम के अंदर। जब वो बल्ज कर जाते हैं तो उसकी वजह से रिगर्जिटेशन होती है, आपका वाल्व अच्छे तरीके से क्लोज़ नहीं हो पाता, ओपन रह जाता है, तो उसकी वजह से बैक फ्लो होगा, ठीक है। इसको उसके बाद कॉर्डी टेंडनी की इलांगेशन की वजह से भी हो सकती है। ये तो थी हमारी कॉजेस। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है। पैथोजेनेसिस, डिजीज़ कहाँ से शुरू हुई है, कैसे डेवलप हुई है। अच्छा, दो तरह की हमारे पास माइट्रल रिगर्जिटेशन होती है, कि एक्यूट होती है, क्रोनिक होती है। अब क्रोनिक के अंदर क्या होता है, एक्यूट के अंदर क्या होता है, सबसे पहले एक्यूट देख लेते हैं। एक्यूट में क्या होता है कि रैपिड राइज होता है लेफ्ट एट्रियल प्रेशर, ठीक है, रैपिड राइज इन लेफ्ट एट्रियल प्रेशर। इसके साथ साथ जो हमारी कंप्लायंस होती है वो बेसिकली नॉर्मली रहती है, लेकिन लेफ्ट एट्रियल प्रेशर बढ़ा होता है। अच्छा, लेफ्ट एट्रियल प्रेशर जो है वो कैसे बढ़ता है, कि जब आपके पास ना मिट्रल वाल्व का इशू है, ठीक है, ये मिट्रल वाल्व था, ये अच्छे तरीके से जो है वो क्लोज नहीं हुआ, ओपन रह गया, ठीक है। डायस्टली में ब्लड की फीलिंग होती है, सिस्टोल में कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, और आपको पता है कि जब आपका ब्लड आ रहा होता है ना पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम के अंदर, तो लेफ्ट एट्रियम से उसने लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाना होता है। डायस्टली के दौरान फीलिंग होती है, तो उस दौरान आपका वाल्व ओपन होता है और वेंट्रिकल के अंदर मैक्सिमम ब्लड आता है। लेकिन जब सिस्टली होती है ना, तो तब ये वाल्व जो है वो क्लोज हो जाता है, ठीक है, क्लोज हो जाता है। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो होती है, क्लोज हो जाता है वाल्व जब, तो आपका क्लोज होने का मकसद ये होता है ताकि बैक फ्लो ना हो और एयोर्टा के अंदर मैक्सिमम ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से जाए। लेकिन जब इसके अंदर वाल्व का मसला कोई होगा, वाल्व अच्छे तरीके से क्लोज नहीं हो पाएगा, तो ब्लड जो है वो ये जो आपका वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल से जो ब्लड होगा वो बैक फ्लो होगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर जाएगा, एयोर्टा के अंदर कम ब्लड जाएगा, जिसकी वजह से आपकी कार्डिक आउटपुट कम होगी, लेफ्ट एट्रियल प्रेशर आपका जो है वो राइज करना शुरू कर देगा। इसके अंदर जो है वो जब आप ECG कराओगे तो आपको जो है वो इसका साइज भी लार्ज मिलेगा, एट्रियल फिब्रिलेशन होगी, ठीक है, इसका साइनस जो है वो डिस्टर्ब होगा, ए साइनस रिदम होगा, आपका एट्रियल फिब्रिलेशन देखने को मिलेगी आपको यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारी आती है एक्यूट माइट्रल रिगर्जिटेशन के अंदर, ठीक है। एक्यूट जो बड़ा सडन अचानक से एकदम से मसला होता है। क्रोनिक माइट्रल रिगर्जिटेशन जो ज़्यादा टाइम से आपको चल रहा हो, ठीक है। कौन सा? क्रोनिक माइट्रल रिगर्जिटेशन। अच्छा, क्रोनिक माइट्रल रिगर्जिटेशन में ये होता है कि आपका जो लेफ्ट एट्रियम होता है ना वो भी डायलेट करना शुरू कर देता है, या फिर उसकी लेफ्ट एट्रियम हाइपरट्रॉफी कह लें, लेफ्ट एट्रियम के लिए डायलेशन यूज़ करना, लेफ्ट एट्रियम की डायलेशन होना शुरू हो जाएगी। ECG पे आप जब देखोगे तो उसका साइज़ आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। प्रेशर इंक्रीज़ हुआ ना, प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से लेफ्ट एट्रियम डायलेट कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका लेफ्ट वेंट्रिकल भी डायलेट कर जाएगा। उसमें तो था ना कि आपका लेफ्ट एट्रियल प्रेशर बढ़ रहा था और लेफ्ट एट्रियम का साइज इनलार्ज कर रहा था, लेकिन क्रोनिक के केस में क्या होगा कि आपका लेफ्ट एट्रियम डायलेट करेगा, लेफ्ट एट्रियम डायलेट करने के साथ साथ आपका
जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो भी डायलेट करना शुरू हो जाएगा, उसकी भी हाइपरट्रॉफी होना शुरू हो जाएगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि इसके अंदर जब प्रेशर बढ़ गया है एकदम, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर राइज हो गया है। एक ऐसी भी फेस आती है ना जिसमें फीलिंग होती है और वाल्व ओपन होता है, डायस्टली जो होती है, उसमें क्या होगा कि लेफ्ट एट्रियल से मैक्सिमम प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आएगा, जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी। ठीक है, क्रोनिक वाल्व ओवरलोड जब होता है ना लेफ्ट वेंट्रिकल का, तो उसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल डायस्टली होती है और लेफ्ट एट्रियल प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल की जब डायस्टली होगी या लेफ्ट एट्रियल प्रेशर जब इंक्रीज करेगा, तो उसकी वजह से क्रोनिक वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम ओवरलोड होना शुरू हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, जिसकी वजह से उसकी डायलेशन देखने को मिलेगी। उसके बाद माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी कि माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स जो है वो भी इसकी एक कॉज है माइट्रल रिगर्जिटेशन की, और इसके अलावा जो माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स है ये एक मार्फन सिंड्रोम है। ठीक है, मार्फन सिंड्रोम, इसको फ्लूपी माइट्रल वाल्व भी कहते हैं। मिक्सोमेटस चेंज होने की वजह से मिट्रल वाल्व के अंदर, या फिर जो मिट्रल वाल्व है ना उसके अंदर कोई मिक्सोमेटस चेंज आता है, तो उसकी वजह से भी आपका हो सकता है कि आपका बैकफ्लो और रिगर्जिटेशन, माइट्रल रिगर्जिटेशन देखने को मिले, या फिर समहाउ ऐसा भी हो सकता है कि डेवलपमेंटल अबनॉर्मेलिटी की वजह से भी जो है वो आपको रिगर्जिटेशन देखने को मिल सकती है। और बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि वो बल्ज बैक हो जाती है, जो आपका राइट वाल्व होता है ना वो राइट लेफ्ट एट्रियम के अंदर बल्ज बैक होना शुरू हो जाता है ड्यूरिंग द सिस्टोली, जिसकी वजह से मिड सिस्टोलिक क्लिक देखने को मिलेगा। और मिड सिस्टोलिक जो क्लिक होता है ना उसको आप मतलब ऑलवेज नॉट ऑडिबल, इसको इनऑडिबल होता है। क्या चीज़ वाला? मिड सिस्टोलिक क्लिक, मिड सिस्टोलिक क्लिक, और क्लिक जो होता है वो इनऑडिबल होता है। जब इसकी स्वेयर केस होगी ना तो फिर वो मरमर में चेंज होना शुरू हो जाएगा और फिर तो ऑडिबल होगा ही। उसके बाद जो है वो मिट्रल रिगर्जिटेशन आपको बताया कि वो कॉर्डी टेंडनी की इलांगेशन की वजह से भी हो सकता है। जब कॉर्डी टेंडनी की इलांगेशन होगी तो उसकी वजह से स्वेयर रिगर्जिटेशन होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो है वो अरिदमियाज काज कर सकता है। ठीक है, माइट्रल रिगर्जिटेशन होगी तो अरिदमियाज होंगे। ठीक है, एटिपिकल चेस्ट पेन होगी, और स्मॉल रिस्क जो है उसमें इम्बॉलिक स्ट्रोक होना शुरू हो जाएगा, या फिर ट्रांजिएंट इस्केमिक इश्यूज भी आ सकते हैं। जाहिर सी बात है जब ब्लड की पूलिंग होना शुरू हो जाएगी इन दी लेफ्ट एट्रियम तो उसमें प्रेशर इंक्रीज करेगा, थ्रोम्बस के जो है जाहिर सी बात है ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाएगा, और वो क्लॉट जो है वो जाके मूव करके वो ब्रेन में भी जा सकता है, कहीं भी ब्लॉकेज काज कर सकता है, एम्बोलिज्म काज करता है, या फिर इस्केमिक अटैक का। इस्केमिक इश्यूज में वही होता है ना कि आपकी जो ब्लड की सप्लाई होती है वो कम होना शुरू हो जाती है किसी जगह पे क्लॉट होने की वजह से। जब कोई भी आपकी वेसल है उसके अंदर कोई क्लॉट है, कोई थ्रोम्बस है, तो उसकी वजह से आपकी जो ब्लड सप्लाई होती है वो आपके टिश्यू लेवल तक, आपकी बॉडी तक कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो डिफरेंट इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमारे पास पेनसिस्टोलिक मरमर क्या होता है? पेन, यहाँ पे लिखो पेनसिस्टोलिक मरमर क्या होता है, कहाँ पे आप इसको सुन सकते हैं? अब नॉर्मल साउंड होती है ये, ठीक है, और आप इसको सुन सकते हैं अपेक्स पे सुन सकते हैं, एंड एक्सटर्नल एज पे भी आप इसको सुन सकते होते हैं। डायफ्राम से ये रेडिएट करता है टुवर्ड्स द एक्जिला। ठीक है, आप इसको, ये सिस्टोलिक मरमर है ना, आप इसको सुनोगे तो अगर आप एक्जिला पे भी जाके अपनी स्ट्रेंथ जो है वो उसकी जो बेल होती है जो उसको आप जब वहाँ पे रखोगे जाके एक्जिला पॉइंट पे, तो वहाँ पे भी ये साउंड रेडिएट की होगी, तो वहाँ से भी आप सुन सकते हैं। उसके बाद जो S1 साउंड होती है ना, वो आपको पता है कि नॉर्मली जो है वो फर्स्ट हार्ट साउंड जो होती है वो बड़ी लाउड होती है, लेकिन माइट्रल रिगर्जिटेशन के केस में क्या होता है कि आपका वॉल्व जो होता है वो डिस्टर्ब हुआ होता है, वो अच्छे तरीके से जो है वो क्लोज नहीं हो रहा होता है, जिसकी वजह से जो S1 साउंड होती है वो सॉफ्ट होती है और मर्ज हो जाती है ये पेनसिस्टोलिक मरमर के साथ। उसके बाद जो आप ट्रांस एसोफेजियल इको करते होते हो, माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स जो होती है ना वो भी माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स को शो करती है। ट्रांस एसोफेजियल इको इसमें क्या होता है कि जो आपकी ट्रैकिया उसके पीछे एसोफेगस होती है ना, उसके अंदर कोई डिवाइस यूज़ करते हैं इसको देखने के लिए। ठीक है, उसके बाद और कौन कौन सी काजेज़ है माइट्रल रिगर्जिटेशन की? माइट्रल रिगर्जिटेशन में आ सकता है कि माइट्रल वाल्व का फंक्शन कॉर्डी टेंडनी पर डिपेंड करता है ना, तो इस वजह से कॉर्डी टेंडनी या पेपिलरी मसल्स के अंदर कोई भी इशू आएगा तो उसकी वजह से भी माइट्रल रिगर्जिटेशन हो जाती है। इसके अलावा कार्डियोमायोपैथी जो है वो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की वजह से, या हार्ट फेलियर की वजह से, डिफरेंट क्रोनरी आर्टरियल डिजीज़ की वजह से हो सकता है, या फिर एक्यूट माइट्रल रिगर्जिटेशन जो होती है ना वो एंडोकार्डाइटिस की वजह से होगी। अगर किसी को एंडोकार्डाइटिस
एंडोकार्डाइटिस का कोई इशू है ना, क्योंकि जो रूमेटिक फीवर है वो भी तो बेसिकली किसकी डिजीज़ है, वो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है ना, तो वो एंडोकार्डाइटिस भी तो काज करती है, पेनकार्डाइटिस काज करती है, डिफरेंट हार्ट की लेयर्स को इफेक्ट करती है, तो उसकी वजह से भी जो है वो ये देखने को मिल सकती है माइट्रल रिगर्जिटेशन, क्योंकि वो वाल्वुलर डिजीज़ है, वाल्व को इफेक्ट करती है। उसके बाद इसके कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स होंगे। क्लिनिकल फीचर्स मतलब जब पेशेंट आपके पास आएगा तो वो कौन कौन सी कंप्लेंट्स के साथ आएगा, कैसे बताएगा, कैसे प्रेजेंट करेगा कि उसको क्या प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, वो किस तरीके से बताएगा, तो उसकी क्या क्या मतलब शिकायत होंगी। एक्यूट पल्मोनरी एडिमा जो है वो क्लिनिकल फीचर्स में हो सकता है, लेकिन पेशेंट उसको कैसे बताएगा पल्मोनरी एडिमा को, ये सिम्टम्स मैं आपको बताती हूँ कैसे होगी, ठीक है। या फिर पहले मैं आपको बताती हूँ क्लिनिकल फीचर्स हो कौन कौन से सकते हैं। इसमें आ जाता है एक्यूट पल्मोनरी एडिमा, ये पेशेंट कैसे बताएगा ये भी अभी डिस्कस करते हैं। एक्यूट पल्मोनरी एडिमा, उसके बाद जो है वो सिस्टोलिक मर्मर, एपिकल सिस्टोलिक मर्मर, सिस्टोलिक मर्मर, उसके बाद ये रेडिएट करेगा टुवार्ड्स एक्सिला, ये तो पता ही है, और S3 साउंड जो है वो लाउड होना शुरू हो जाएगी और शॉर्ट लाउड होगी और शॉर्ट मिड डायस्टोलिक मर्मर होगा। पैक्स बीट जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर के वॉल्यूम ओवरलोड होने की वजह से जो पैक्स बीट होती है वो भी बड़ी एक्टिव और रॉकिंग सी होती है। अच्छा, कौन कौन सी सिम्टम्स के साथ पेशेंट आएगा, क्या क्या उसकी सिम्टम्स होंगी और क्या क्या साइंस होंगे वो देखते हैं। सिम्टम्स में पेशेंट बोलेगा उसको ब्रेथलेसनेस है, मतलब सांस लेने में मसला हो रहा है, उसको सांस अच्छे तरीके से नहीं आ रहा। तो सांस अच्छे तरीके से ना आने की क्या वजह होती है, पल्मोनरी कंजेशन। पल्मोनरी कंजेशन, पल्मोनरी कंजेशन में क्या होता है, जब लेफ्ट एट्रिया है ना, ये लेफ्ट एट्रिया, ये वॉल्व था, इसके अंदर रिगर्जिटेशन होगी, वॉल्व जो है वो अच्छे तरीके से क्लोज नहीं हो रहा, ये रहे, ये ओपन है वॉल्व, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा कि आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से सारा ब्लड जो है उस लेफ्ट एट्रियम के अंदर आएगा, इसके अंदर पुलिंग होना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे ब्लड बहुत ज़्यादा हो गया, पीछे इसके पल्मोनरी वेन्स है, पल्मोनरी वेन्स में जाएगा, वहाँ से लंग्स के अंदर जाएगा, लंग्स के अंदर पल्मोनरी एडिमा काज कर देगा, क्योंकि ब्लड का फ्लो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लड अकामुलेट होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, गैसियस एक्सचेंज अच्छे तरीके से नहीं होगा, पेशेंट को सांस लेने में मसला होगा। इसके अलावा हाइपोवोलेमिक इश्यूज़ भी हो सकते हैं। वो किस तरीके से सकते हैं कि आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, फिर जाहिर सी बात है उसके अंदर भी तो थोड़ा ही ब्लड रहेगा और वो आगे योटा के अंदर अच्छे तरीके से ब्लड नहीं पहुंचा पाएगा, जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट होगा कम, और इसके अलावा जो है वो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस शायद होती है, कार्डिक आउटपुट होगा कम, कार्डिक आउटपुट कम होने की वजह से फटीग हो जाएगी, ठीक है, तो फटीग भी देखने को मिलेगी आपको, ठीक है, ये कार्डिक आउटपुट कम होने की वजह से होगी। इसके अलावा जब राइट वेंट्रिकल है ना, ये तो लेफ्ट एट्रियम था, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल, ये आपका लेफ्ट एट्रियम था, इसमें ट्राइकस्पिड वाल्व था, यहाँ से ब्लड ने आना था राइट वेंट्रिकल के अंदर, राइट वेंट्रिकल से यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाना था उसने। अब राइट वेंट्रिकल से जब पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू उसने जाना है तो आगे जाहिर सी बात है पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी होगी, वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी, उसकी वजह से बैक फ्लो होगा, रिगर्जिटेशन होगी, राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड की पूलिंग होना शुरू हो जाएगी, वहाँ से ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन होगी, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन होगी तो आगे जिसके जो मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन है वो इफेक्ट होगी और उसकी वजह से एसाइटिस होगी। इसके अलावा जो दूसरे हमारे पेरिफेरल ऑर्गन्स हैं, पाँव वगैरह के अंदर जो है वो स्वेलिंग एडिमा देखने को आपको मिलेगा, ठीक। और राइट हार्ट फेलियर भी काज कर सकती है ये एडिमा या फिर एसाइटिस वगैरह जो है, ये राइट हार्ट फेलियर काज कर सकती हैं। इसके अलावा पाल्पिटेशंस हो सकती हैं। पाल्पिटेशंस किस वजह से होती है, ये आर्टेरियल फिब्रिलेशन की वजह से। आर्टेरियल फिब्रिलेशन किस वजह से होगी, जब लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड की पूलिंग होना शुरू हो जाएगी, ठीक, ब्लड अकैमुलेट होना शुरू हो जाएगा, इसकी वजह से आर्टेरियल फिब्रिलेशन होगी। बाकी इसके साइंस जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, ये लंबी हो गई है बहुत ज़्यादा।